प्रसाद जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी योग्यता आप लोगों के बीच में बैठने की नहीं है, लेकिन आपने मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से और वास्तव में, ये मैं अभी मुँह में नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में आपको मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभावृंद में सभी जनवृंद को प्रणाम करता हूँ। मेरे अग्रज श्री विशाली इतिहासकार, हमने बहुत सी चीज़ों को अलग ढंग से सीखने की कोशिश की। बाबूलाल शर्मा जी, मेरे प्रिय मित्र व प्रकाश जी, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। आज का जो विषय है, मैं विषय पर ही रहूँगा, विषय के आसपास ही घूमने की कोशिश करूँगा। आज का सबसे जो विषय है, बहुत ही हॉट बर्निंग सब टॉपिक है। साहित्य में समकालीन संस्कृति और परंपराओं का कितना समावेश हुआ है। मैं ये मानता हूँ साहित्य एक ऐसे धवल प्रबल प्रकाश की तरह है जो आपको अपने में सब कुछ देखने के लिए विवश करता है, सब कुछ, अच्छा भी खराब भी। पर दुर्भाग्य से ऐसा कालांतर, प्रकारांतर, समयांतर में होता रहा कि ये कभी स्तुति बना, कभी महज आलोचना। मैं मानता हूं कि समय समय पर किसी चीज का थोड़ा बहुत पलड़ा भारी होता रहे, कोई बात नहीं, कभी कोई 52 हो, कभी कोई 48 हो, परंतु ये जो बैलेंस है, ये अनुपात है, ये जब 90 और 10 हो जाए तब सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि साहित्य सिर्फ किताबों पर लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है। साहित्य सिर्फ गद्य में उकेरा हुआ कोई उत्कीर्णन नहीं है। साहित्य कोई कविताओं की छल्लियां नहीं है। साहित्य समाज का वो इतिहास है जिसको अनौपचारिक रूप से साहित्यकार लिख रहे हैं। चीजें खत्म होती है समय के साथ, व्यवस्थाएं ढहती हैं। आज कलेक्टिव टाइप की व्यवस्था हो सकता है, कल दूसरी व्यवस्था आ जाए। आज वोट के जरिए लोकतंत्र जो हम सरकारें चुन रहे हैं, वो कल हो सकता है दूसरी व्यवस्था आ जाए, परसों कोई तीसरी व्यवस्था आ जाए। व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी। आज इतिहास लिखने का, दस्तावेजीकरण का तरीका कुछ और औपचारिक है, कल कोई अनौपचारिक कोई दूसरा तरीका हो जाए। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद ये ख्याल हमको बहुत मजबूत करता है कि वास्तव में एक क्षण में चीजें बदल सकती हैं। पहले कलम से लिखते थे, आज हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और सोशल मीडिया पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ी कीमत मांगी जाने लग जाए। जो हम लिख रहे हैं मेढकों की तरह, बड़ी मात्रा में मछलियों की तरह, हो सकता है कि वो बहुत लिमिटेड हो जाए, तो परिवर्तन होगा। लेकिन जो हम साहित्यिक गतिविधियों को देख रहे हैं, जो साहित्यिक लेखन चल रहा है समकाल में, वो अमर है। मानस उस दौर में लिखी गई, श्री रामचरितमानस तुलसी ने, जब भारत बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका था। लेकिन आज हम जब मानस को पढ़ते हैं तो उस कालखंड के को समझने के लिए हमको एक सकारात्मक दृष्टि धारण करनी पड़ती है। मैं मानता हूं साहित्य को कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। साहित्य इतिहास की तारीखें नहीं है, वो लिटरेचर अलग है, हिस्ट्री कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट या और कंटेम्पोररी कंटेंट हो सकता है, परंतु जो सामाजिक साहित्य है, जो हम आपके बीच में अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग माध्यमों से मौजूद है, वो साहित्य बहुत किसी स्तर पर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। वो मैंने कहा शुरुआत में, एक प्रकाश की तरह होना चाहिए जिसमें सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे, एक काला धब्बा छोटा सा वो ही दिखाई दे। लेकिन हुआ ये कि जैसे हमारे कश्यप साहब ने कहा, मैं लेफ्टिज्म या राइटिज्म पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी प्रासंगिक बात है कि दुर्भाग्य से एक किसी धारा ने उस धब्बे को और बड़ा करके दिखाया। वो सती प्रथाओं का भी जिक्र किया हमारे राम माधव जी ने शुरुआत में। एक छोटी सी घटनाओं को, कहीं की बड़ी घटनाओं को, कुछ एक कालखंड की, कुछ एक भूभाग की घटनाओं को पूरे देश पर चस्पा कर देने का जो उपक्रम है, वो एजेंडा है, क्लियर कट एजेंडा है, वो इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो समय का, कभी समय को जीत भी नहीं पाएगा। आप देखना, अभी आप देख लीजिए, आज से महज 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ये चेतना भारत के अंदर होते हुए भी नहीं थी
कि वो किसी को खारिज कर देते हैं। एक बहुत कोई वॉशिंगटन पोस्ट है, मैं कोई इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूं, कोई कौन है, अमेरिका का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तमाम मसलों पर आलोचना की और पूरे देश की राजनीति चल पड़ी, मनमोहन सिंह ऐसा हो गया। हु आर यू? होगा, चीजें होती हैं, लेकिन आप कौन? हमारे पास हमारे प्रबंध, हमारे संस्थान, हमारी इंडिकेटर्स, हम उन पर बात करें, उन पैमानों पे कसेंगे। जब देश पर बात आएगी तो हम लेफ्टिज्म राइटिज्म में नहीं फंसेंगे, हम करेंगे उस तथ्यात्मकता की बात करेंगे, हम एक समग्रता की बात करेंगे। एक टाइम मैगजीन में मैं भी नहीं जानता था, टाइम मैगजीन में छपने के बाद मैं जाना, मैं अपने आप को मानता हूं शायद थोड़ा बहुत जागरूक हूं। कोई शाहीन बाग की दादी, ताकतवर महिला दुनिया की, कौन ने टाइम मैगजीन्स को बनाया, कौन ने वॉशिंगटन पोस्ट को बनाया, कौन है वो लोग जो नोबेल प्राइज को पाकर के बड़े गर्व से कहते हैं कैलाश सत्यार्थी? बेवकूफों की फौज है ये। इनको हम नायक मानते हैं, हमारा साहित्य उनको नायक मानता है, हमारा साहित्य उनको कहता है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कैसा नॉवेल है जो जब दिया जाता है तो वो कहता है कि हमने हिंदू का ध्यान रखा, हमने मुसलमान का ध्यान रखा, हमने जियोग्राफिक एशिया का ध्यान रखा, हमने मध्य एशिया से एक को दिया और एक को हमने दक्षिणी एशिया से दिया है। कैलाश सत्यार्थी और यूसुफजई मलाला, कैसा पुरस्कार है? हिंदू मुसलमान के लिए दिया क्या आपने? क्या भूग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए दिया आपने? लेकिन हमने कॉलर ऊंची कर दी। कौन है इन रिकॉग्निशन देने वाले? हम और आप। मत कहिए कि उन्होंने जो है चीजों को ऊंचा किया है, मत कहिए, कभी मत कहिए। आप कहिए हमने अपनी चीजों को नीचा किया है। कोई ऊंचा नहीं कर सकता। हम अपनी चीजों को नीचा करते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हम हमारे भारत के, जैसे आज लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और 10 साल से 20 साल से लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में भी हो रहा है, JLF, लेकिन आज हम एक लिटरेचर फेस्टिवल खड़ा कर पाए। हमारे पास मंच ही नहीं है हमारी बातों को कहने के लिए, हमारे पास पुरस्कार ही नहीं है हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे मतलब भारत के लोग, मैं किसी संघ की, किसी वाम की बात नहीं हूं, भारत के लोग, भारतीयता के लोग, भारतीय जड़ों के लोग, भारतीय सनातन के लोग, जो भगवत जी ने कहा डीएनए वाले, जो इस डीएनए वाले लोग, हम सब यहां के लोग, समग्र हिंदू लोग, समग्र हिंदुस्तान, समग्र सनातन की बात कर रहा हूं, समग्र भारत की बात कर रहा हूं। मंच ही नहीं हमारे पास कहीं, हमारे पास ऐसे रिकॉग्नाइज जैसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, ऐसे रिकॉग्निशन ही नहीं है। हम उन शब्दों से बचते हैं। प्रगतिशील शब्द हमने क्यों नहीं इजाद किया, हमने क्यों पॉइंट नहीं किया उसको, हमने क्यों नहीं पकड़ा? प्रगतिशीलता शब्द उनने पकड़ा और उसको कहा कि प्रगतिशील लोग हो यार। ये प्रगतिशीलता होती है जिसमें आप एक पक्ष में आप बहुत तेज बोलते हो। पिछले दिनों सौभाग्य से मुझे अजीत अंजुम जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। अजीत अंजुम जी ने अतुल अंजान जी से, तो अतुल अंजान जी से मैंने प्रश्न किया कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत के ऐसा क्या हाल हो रहा है? तो उन्होंने बोलना शुरू किया, भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, यहाँ हर अगला बाबा जेल के अंदर है। इतना ही बोला था, मैंने उनको काटा। मैंने कहा सिर्फ बाबा, और कोई धर्मगुरु की बात नहीं करोगे? तो बोले नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, बाबा बोल। बाबा नहीं, आप नाम लेके बोलिए। नाम लेके नहीं बोले। 3 बार मैंने उनको इंस्टिगेट किया, 3 बार मैंने उनको उकसाया। आप बोलिए, नाम लेकर बोलिए। एक तो होगा ना कोई पादरी, एक तो होगा ना कोई मौलवी, एक तो होगा ना। नहीं बोलेंगे। ये चालाकी कौन करता है? ये चतुराई, ये चालाकी हम नहीं कर सकते क्या? इसलिए मैंने कहा कौन है वाशिंगटन, कौन है टाइम, कौन है नोबेल? इसलिए है कि हमारे पास नोबेल नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। आज से 10 साल पहले तक पद्म पुरस्कार का क्या हाल था? आज पद्म पुरस्कार से जुड़े हुए जब वीडियो देखते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते। ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार मिल रहा है। किया किसी राजनीतिक शक्ति में होगा, हो सकता है मेरी बात उसके फेवर में जा रही हो सकता है मुझ पर कोई टैगिंग हो जाए, लेकिन टैगिंग से हम कब तक करते रहेंगे? कब तक हम अपनी ही चीजों से मुकरे रहेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा, वो जो खुद किसी गड्ढे में खड़ा हो वो कहेगा कि पत्रकार नहीं है। अरे हूं पत्रकार में, और न्यूट्रल हूं, और आपसे ज्यादा न्यूट्रल हूं, क्योंकि मैं आप जब अच्छा करोगे तो मैं कहूंगा और कहता हूं। लेकिन ये सोच के नहीं कहूंगा कि आप खुश हो जाओ, और ये सोच के भी इनकी बुराई नहीं करूंगा कि आप खुश हो जाओ। जो सच है
जो धवल प्रकाश में जिस पर मैंने बात शुरू की थी वो दिखाई देगा, हम बोल पाएंगे। लेकिन हुआ यही कि छोटे छोटे छिद्रों को बड़ा करना। एक खूबसूरत साड़ी में अगरबत्ती का एक छोटा सा छेद हो गया तो उस छेद पर अपनी दृष्टि को रखना, उसको उभारना, ये ना जर्नलिज्म है, न लिटरेचर है, न सोशलिज्म है, न पॉलिटिक्स है। ये सिवाय और सिवाय एजेंडे के, तो सिवाय और सिवाय देश समाज दुनिया को फाड़ देने के कुछ नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि हम भी उस छेद के साथ चल पड़ते हैं, हम भी उस नरेशन के साथ चल पड़ते हैं। आज एक शब्द इजाद हुआ है कुछ वर्षों पहले, गोदी मीडिया। क्योंकि मोदी मीडिया बोलते तो सीधा अटैक होता, उन्होंने एक नया शब्द उसका इर्द गिर्द चुना, गोदी मीडिया। कई लोग पत्रकारों को लगा यार वास्तव में गोदी मीडिया में, कई लोगों को लगा और वो लगा देते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसी हीनता, आपकी हीनता का ऐसा फायदा उठाते हैं कि आप और हमको लगता है कि वास्तव में हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसा हो रहा हो। क्या दिक्कत है? अगर कोई चीज, कोई भूपेश बघेल राम वनगमन जैसे प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुक्त कंठ से तारीफ कीजिए, क्या दिक्कत है? साइमन डेनिस, नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, मुक्त कंठ से तारीफ कीजिए, किसने रोका है? ये कैसे हो सकता है कि हम आलोचना ही करेंगे? इसलिए मैंने शुरुआत में कही बात, साहित्य वो है जो आपको अपने आप को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे देखने के लिए प्रेरित करे, छोटे से छोटे दाग को भी देखने के लिए प्रेरित करे और बड़े से बड़े गुणों को देखने के लिए प्रेरित करे, वही साहित्य। बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब मिशनरियों के धर्मांतरण के पर्चे मान लीजिए आप, या कोई और ऐसे कंटेंट साहित्य मान लीजिए जो किसी न किसी मन मानस से प्रेरित है। समय का बंधन है, फिर भी 2 मिनट और दूंगा आपकी विशेष आज्ञा से, कि इस मंच से आज अगर मैं ये बोल पाया हूं कि मंच, ऐसे मंचों की दरकार है, पैरेलली कई ऐसे मंचों को बनाने की आवश्यकता है। और सिर्फ बनाने की नहीं है, हमको देवता बनाना है और उस देवता को प्रतिष्ठित भी करना है। पहले हमारा एक शिल्पकार मूर्ति बनाता है, गढ़ता है, नाक कान हाथ पांव गदा इत्यादि उनको रखने को बनाता है, उसके बाद वो मंदिर में लाई जाती है, फिर उसको पूरे विधि विधान से प्रतिष्ठित किया जाता है, तब वो जाकर भगवान बनता है। तो इस मंच को कभी इन मुंडियों से मत गिनिएगा कि 100 लोग ही थे, 50 लोग ही थे। 150 लोग इतने ताकतवर लोग थे जो ऐसे हजारों हजार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 ही दिन का था, घंटे भर का था, चले साहिब ऐसे साहित्यकार आए थे, वैसे साहित्यकार आए थे, या ये लोग थे या वो लोग थे, कौन जानता था सखा जी जैसे लोग बैठे थे। यार मत फंसिएगा इन चीजों में, यही तो क्लिस्म है, यही तो आपके कॉन्फिडेंस खत्म करने का तरीका है। वो 2 लोग जुटते थे, मैं तो रहा हूं 2500 साल पहले, 25-22 साल पहले मध्य प्रदेश भोपाल में गतिविधियां होती थी, हिंदी साहित्य अकादमी में बैठे थे सारे लोग, गालियां बकने वाले, मजाक उड़ाने वाले, हिंदू और हिंदुत्व, हनुमान जी और राम जी, सबको मजाक उड़ाने वाले बैठे रहते थे। वाह वाह वाह, क्या ये कविता है कि राम तू कैसा पुरुष, तूने एक लात मारी नारी को। क्या बात, क्या बेवकूफियां है ये, क्या बेवकूफियां, कौन कर रहा था? कोई वामपंथी बैठ के कर रहा था वहां, या कोई विदेशी एजेंडे वाले लोग कर रहे थे? हम कर रहे थे, हमारी युवताओं में डूब करके हम उनको प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे, कोई बाहर से आने वाला नहीं था। जब हम वो कर सकते हैं, उनको प्रतिष्ठित कर सकते हैं, हम लोग प्रगतिशील शब्द, उनके एक बड़ा अच्छा शब्द आया 2000 असहिष्णुता, जिनको हिंदी लिखने पर प्रभात घबराल को अपनी जन्म पर अफसोस हो जाता है, मैंने शरीर में क्यों आया, मैं इस आत्मा में क्यों आया, जैसे उनके पिताजी के हाथ में था आना जाना, वो हो जाता है। और वहां हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम कहते हैं क्या बात हुई। अगर यही बात प्रभात घबराल ने 15 साल पहले कही होती 2005-06 में, किसी के हाथ में कोई नहीं था जो ये कह देता कि नहीं प्रभात जी आप गलत, सब कहते हाँ यार सही तो कह रहे हैं, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, मेरा लिखना पढ़ना बेकार। प्रकाशकों ने ऐसा माहौल बनाया था, बीच बनाया हुआ अभी भी
अंग्रेजी किताबें खूब उठती है, चेतन भगत इत्यादि इत्यादि, हिंदी किताबें कोई पढ़ता नहीं। लेकिन ये सब तिरिस में आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, अभी पिछले दिनों कोठागोई के लेखक प्रभात जी के साथ था, तो प्रभात जी ने कहा जानकीपुर.com है, वो बताते हैं जानकीपुर.com इतना आत्मनिर्भर है कि मेरा भोजन चल जाता है। क्या है जानकीपुर.com पे? हिंदी का कंटेंट है। मेरा कहना यह है कि हमको चीजें जिस तरह से बताई जाती हैं, जिस तरह से दिखाई जाती है, हम वो देखने के लिए विवश ना हो। चीजों को सिर्फ खारिज ना करें, लेकिन खारिज करें। सिर्फ खारिज ना करें, खारिज करें। इसका अर्थ ये है हम उसके पैरेलल चीजों को बनाएं। हम बंटवारे की बातें ना करें, हम रिकॉग्निशन ना दो। यार क्यों बात करते हो ऐसे मंचों पर, इतने पवित्र मंचों पर, दुनिया भर के इस तरह के विभेदकारी और विभाजनकारी बात मत करो, रिकॉग्निशन ही मत दो। कौन? कोई बोले अतुल अंजान, तो आप सोचो जानबूझकर। मैं तो मनोवैज्ञानिक खेल खेलने का बहुत विश्वासी हूं, और यही ये करते हैं। खूब खेलो आप। कौन अतुल अंजान? सोचो अतुल अंजान। अरे साहब अतुल अंजान को नहीं जानते आप? इतने बड़े नेता। हाँ मैंने सुना, नाम है, नाम सुना लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। गूगल करो उनके सामने, सब जानते हो कहां जन्मे, कहां मरे, कहां जाए, क्या होगा। फिर भी गूगल करो उनके सामने। ये कॉन्फिडेंस तोड़ने का तरीका है, और यही वो करते हैं। आपने कहा हमारे शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, वो आदिगुरु शंकराचार्य के पहले उनके आइडेंटिटी पर, अस्तित्व पर वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बेवकूफ है वो, अगर शंकराचार्य को नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे अच्छा शंकराचार्य, अच्छा वो निश्चलानंद जी है, वो सोमनाथ की है क्या? जानते हैं सब, सोमनाथ मठ के है क्या? तो ऐसा आप भी करो ना, ऐसा हम करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन अंत में इतनी बात कहूंगा, समकाल में आपको ईमानदारी से लिखना पड़ेगा। आप अपने एजेंडे से चीजों को डाल भी देंगे तो भी वो कालजयी नहीं रहेगा। 50 साल, 100 साल, 80 साल, देख रहे हैं ना, 100 साल भी नहीं लगे, ढहने लग गया है। 1920 तक कोई नाम लेवा नहीं था इन लोगों का। आज 2022 में हम बैठे हैं 102 साल में। आज से अगले 4-5 साल में नाम लेवा नहीं रहेगा, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा, हम किसको रिकॉग्नाइज करें, हम किसको प्रस्तुत करें, किसकी तस्वीर बनाएं, किसकी मूर्ति बनाएं, किसको आगे तक ले जाएं। समकाल की संस्कृति परंपराओं को लिखना ही पड़ेगा, तभी अजर अमर होगा। महाभारत कब लिखा गया था? आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद। आज भी लोग उदाहरण देते हैं कब मानस लिखा गया, आज भी उदाहरण देते हैं कब वाल्मीकि रामायण लिखी गई, आज भी उदाहरण कब इवन की मनुस्मृति कब लिखी गई। हम लेकर हम अपने कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। किसी ने कह दिया आपकी मनुस्मृति में ये है, हम उसके दूसरे पक्षों को नहीं दिखा पा रहे हैं समानांतर। एक चीज हमारा वो हो गया खत्म, कॉन्फिडेंस। अरे आपके कॉलर में मक्खी बैठी है, आपने पूरा सूट पहना हुआ 25,000 रुपए का, लेकिन वो जो इधर छोटा सा दाग दिख रहा है ना, उस दाग को उसने आपके पूरे 25,000 के सूट कैसे करी, आपके कॉन्फिडेंस कैसे कर दी। होगा मनुस्मृति में कुछ चीजें गलत होंगी, समकाल में होती बहुत सी चीजें। आज जो चीज अच्छी लग रही है वो कल नहीं लगेगी, कल जो अच्छी लग रही थी वो परसों नहीं लगेगी। होता है, समय है, मनुष्य है। हम सब अंतराल के साथ और वैचारिक मीमांसाओं के साथ, हमारी जीवन शैलियों के साथ हम अपनी चीजों को बदलते रहते हैं। लेकिन मूल विचार क्या है? मूल विचार को उस समय कोई राज शासन था नहीं, तो किसी व्यवस्था से चला रहा होगा, हो सकता है ये चीज रही, लेकिन तब जब आप उसकी 98 चीजें अच्छी बता खुद जानेंगे तब। ये हुआ, फेसबुक आया, सोशल मीडिया आया, तो देखिए आप कितने लोग ऐसे आयोजनों को लोग बाहर से हिकारत से देखते थे। अच्छा संघ का कार्यक्रम है, अच्छा फला का कार्यक्रम है, अच्छा अरे वो हिंदू वाले पोंगा पंडितों का कार्यक्रम, एक शब्द भी क्वाइन करते, बड़ी कितनी चालाकी क्वाइन करते, पोंगा पंडितों का कार्यक्रम है। तो आप जाओगे तो आप सोचोगे, अपने आप अंदर लगेगा यार मैं उसमें जाऊंगा, मैं बेवकूफ तो नहीं कहलाऊंगा। तो ये इतना चालाकी से कोई बोता रहा और हम बोआते रहे, हमारा खेत खराब, किसी और को हम क्यों दोष दें। अंत में यही कहूंगा, बस 3 चीजें ध्यान रखिए। मैं कोई नहीं कहने वाला, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, अपने लिए कह देता हूं, सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखिए। किसी की भी मूर्ति आंख बंद करके मत बनाइए, मत बनाइए, कोई भी क्यों ना हो, कहीं से ही उसकी संस्तुतियां क्यों ना हो, किसी लेवल का भी अनुशंसित क्यों ना हो, किसी की भी मूर्ति आंख बंद करके मत बनाइए। एक चीज। दूसरी चीज, अपनी चेतनाओं में, अपनी जड़ों में जितना जा सकते हो, अंधे होकर मत जाइएगा, अंधे को बात नहीं करो, आंख बंद करके मत जाइए उसमें भी, लेकिन
पूरी तथ्यात्मकता से जाइए। कोई विज्ञानवादी और अविज्ञानवादी नहीं होता, पूरा धर्म विज्ञान पर, हर धर्म विज्ञान पर केंद्रित होता है। धर्म कभी किसी को नहीं लड़ाता, मूर्खताएं लड़वाती है, आपस की धर्म की नासमझे लड़वाती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनने की अहंकार लड़वाते हैं, कोई नहीं लड़वाता। धर्म की, अपनी जीवन शैली की, अपनी परंपराओं की, अपनी जड़ों की, अपने सनातन की, अपने भारत की जड़ों में जाइए, उसकी चेतनाओं को समझिए, उनके रूप स्वरूप को समझिए, उसके आयामों को समझने की कोशिश कीजिए। एक पॉइंट पर मत अपना आत्मविश्वास दहा दीजिए। 2, तीसरा, अपने खुद के इंडिकेटर्स, रिकॉग्नाइजर्स खड़े कीजिए, उनको पोषित कीजिए, उनमें पानी डालिए। अगर किसी रविन्द्रनाथ मिश्र जी को, अगर मान लीजिए किसी हिंदू महासभा की ओर से भारत के श्रेष्ठ इतिहासकार का अवार्ड मिलता है, तो हम ये तीनों चीजों का ध्यान रखें कि हमारे रविन्द्रनाथ मिश्र जी बहुत श्रेष्ठ हैं और हिंदू महासभा का अवार्ड बहुत श्रेष्ठ है, भारत के अंदर कोई इतिहासकार रविन्द्रनाथ मिश्र है। ऐसे कीजिए, राजनीतिक है, सब चीजें करनी पड़ेगी, नहीं हो पाएंगे। नहीं तो हम अगर अपने उसमें ही जुड़े रहे, अपनी चीजों में ही खोए रहे, जुड़े रहे नहीं, जुड़े रहे, खोए रहे, मुक्त रहे, हम तो आत्मसाती, हम तो फला जी, हम तो ढिमकानी, नहीं बचो तो मुट्ठी भर, कुछ नहीं बचेगा। नवाब बचेगा ना हिंदुस्तान, दक्षिण भारत। अभी स्टालिन ने किताब भेंट की है नरेंद्र मोदी को, बहुत अलार्मिंग है, बहुत, कहीं खबर नहीं है पूरी मीडिया में, उस एंगल से ही नहीं है। मैंने भी पढ़ी थी, उसमें पढ़ी, जो कानाफूसी नाम के कॉलम आते हैं उनमें पढ़ी, एक सिंगल लाइन एम के स्टालिन ने किताब भेंट करी। वहां के साहित्य में वो किताब बड़ी प्रतिष्ठित है और होनी चाहिए। पोनी सेल्वन, सन ऑफ चोल राजा चोल पर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, पोनी सेल्वन, हाँ, पोनीवन सेल्वन, वो किताब भेंट की है, जिस पर फिल्म आई थी PS1, जिसमें कमलनाथ ने कहा था, उसमें कमल हासन ने कहा था कि हिंदू नहीं थे, चोल हिंदू नहीं थे, ये कहा गया। पूरी एजेंडे के तहत चीजें की, वही एम के स्टालिन कहते हैं। एक और तथ्य मैं आपको देता हूं, वही एम के स्टालिन वहां किताब देते हैं, इस मंशा से नहीं, वो तमिल का बहुत गौरवशाली इतिहास है चोल चालुक्यों का, लेकिन उसमें से एक कोई पॉइंट निकालेंगे और अपने हिसाब से उसको टॉस करेंगे और हम उस टॉस के आगे पीछे उसमें निर्णय खोजने लगेंगे, ये इस तरफ गिरता है, इस तरफ गिरता है, उसको मान लेंगे। एम के स्टालिन, राहुल गांधी जी आए थे 2018 में बिलासपुर, तो हम लोगों को मिलने का एक अवसर मिला, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि स्टालिन ने तो कह दिया है, स्टालिन ने तो, आप बात देखिए, आप वाक्य सुनिए, उन्होंने, राहुल जी ने बहुत ही इनोसेंसी में कहा, उनका ये मंतव्य नहीं रहा होगा, लेकिन जो कहा वो देखिए, वो आज उसका अप्रूव हुआ। उन्होंने कहा स्टालिन ने कह दिया है, अगर भाजपा तमिलनाडु में घुसेगी तो हम दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू। कौन हो तुम? एक मुख्यमंत्री हो राज्य के, वोट से चुने हुए, समाज के नेता नहीं हो, एक समान मताधिकार से चुने हुए एक वोट के नेता हो, जिसमें 100 में से 80 लोग वोट डालते हैं, बहुत अधिकतम 20 लोग नहीं डालते, और उसमें भी 100 के 100 नाम है ही कि नहीं उस आबादी के, भी बहुत अभी प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक घर में 25 लोग हैं तो वोटर लिस्ट में 15 नाम है, तो 10 कहां है? इसलिए, और दूसरी बात, आपको सिर्फ वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया है, तमिलनाडु का माई बाप नहीं बनाया है। तो ऐसी चीजें होती हैं और होने दी जाती हैं, इसलिए हमको हमारे चक्षुओं को खोल करके चीजों को बहुत साफ सुथरे ढंग से देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विषय के अनुरूप तथ्यात्मक और प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।